अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब की हमेशा से ये कोशिश रही कि मुल्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। उनके हर तकरीरों में हमेशा यही बात उनको दोहराते हैं कि पाकिस्तान के हर ताजिर को टैक्स नेट में आना चाहिए, आवाम को टैक्स नेट में आना चाहिए, टैक्स नेट के दायरा वसी होना चाहिए, ताजिरों को जो है बरामदात में इजाफा करना चाहिए, ताजिरों को ये करना चाहिए, ताजिरों को वो करना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने इस 1.5 बरस के अर्स में हमने ये देखा कि जो नशे व फराज आए, वो नशे व फराज बहुत अच्छे भी नहीं हैं और बहुत बुरे भी नहीं हैं। कुछ सेक्टर्स में ऐसे हौसला अफ़ज़ा इक़दामात भी हुए जिसपे कि बैरूनी इंडिकेटर्स ने हमें बताया कि यहाँ पर आप दुरुस्त हैं, यहाँ पर आप गलत हैं। IMF के जो अंदाता हम कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम के वो अंदाता हैं, IMF असल हुक्मरान वही हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक हम चल रहे हैं, इसलिए वो हमें शाबाशी भी देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो हम मुल्क की सूरत हाल को देखें तो ताजिर और सनतकार में एक खौफ है, एक इस्तराब है, एक परेशान है। शायद कि वो खुल के बोल भी नहीं सकते, शायद वो खुल के बोलते भी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्की सरमायाकार मुतमईन ना हो तो गैर मुल्की सरमायाकारी कहाँ से आएगी। आपके जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट हैं उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनमें पानी, बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग में जो इजाफा हुआ है, यकीनी तौर पर ताजिर और सनतकार इससे परेशान है। फिर कस्टम की जानिब से मुख्तलिफ मार्केटों पर छापे, जैसा कि गुज़श्ता शब तारिक रोड पर छापे मारे गए जिसपे कि काफ़ी से ज़्यादा तसादुम हुआ कस्टम में और ताजिरों में, और बाकायदा हवाई फायरिंग का एक सिलसिला आधा घंटे तक जारी रहा। ऐसा लग रहा था कि नए साल की आमद की खुशी में जो है वो आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ गैस, जो कि किसी भी सनतों की बहाली के लिए, उसको रवां रखने के लिए बहुत ही बुनियादी अंसर होता है, उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से, गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से सनतें बंद होने के करीब हैं। CNG स्टेशन जिसमें कि अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उन CNG स्टेशन को हफ्तों हफ्तों वो बंद हैं, और इंतजामिया हुकूमत की सवाबदादी इख्तियारात हैं कि वो चंद घंटों के लिए उसे खोलकर आवाम को लाइन लगाने पर मजबूर कर देते हैं। उस लाइन पे भी तमाम लोग उससे फैज़याब नहीं होते कि प्रेशर की कमी का बहाना बनाकर उसे बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि यकीनी तौर पे मुल्की सरमायाकार, मुल्की ताजिर और सनतकारों की परेशानी के बाइस हैं। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और दर हकीकत हम देखेंगे कि पस मंजर क्या है। इस महफिल को आज सजाने के लिए जिन मेहमानों ने आज शिरकत की है, मैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलूं, उसके बाद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं उमर रेहान साहब, जो कि सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। मेरे दूसरे मेहमान हैं अब्दुल समी खान साहब, जो कि सदर हैं CNG डीलर्स ओनर्स एसोसिएशन के, और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के भी सदर हैं। काफ़ी एक्टिव शख्सियत हैं। इस उम्र में भी जिस तरह वो काम करते हैं, यकीनी तौर पर इनके अपने हमअसर लोग जो है इनको दाद भी देते हैं। मैं दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दोनों बहुत ही कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लेकर आए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। पाकिस्तान की मईशत ICU से बाहर आते ही बीमारियां उसे जकड़ लेती हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर इक़्तिदार के 1.5 बरस में मईशत कुछ बेहतर हुई है, जिसका बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शदीद तरीन ख्वाहिशात है कि पाकिस्तानी मईशत दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, लेकिन क्या कहिए उनके टीम के मनसूबा बंदों को, जिन्हें शायद ये नहीं पता है कि किसी भी मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी उस वक्त तक नहीं आती जब तक खुद मुल्की सरमायाकार मुतमईन ना हो और वो सरमायाकारी ना करें। गुज़श्ता 1.5 बरसों में मुल्की सरमायाकार परेशान ही नजर आ रहे हैं। कभी FBR का मामला होता है तो कभी अमन व अमान का, और अब सर्दी के आगाज से ही गैस की किल्लत और अदम दस्तयाबी ने सनतों को मफलूज करके रख दिया है। इसके साथ साथ CNG स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं, जिसे कभी कभार सुई सदरन गैस कंपनी अपने सवाबदादी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कुछ घंटों के लिए CNG स्टेशन को खोलकर सार्फिन को मुतमईन करने की कोशिश करती है। सनतकारों ने गैस की अदम दस्तयाबी पर शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत को बावर कराया है कि इस सूरत हाल में बरामदात तो बढ़ाना मुमकिन नहीं, बल्कि गैर मुल्की खरीदारों को वक्त पर उनके ऑर्डर पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी जानिब FBR छोटे और दरमियानी ताजिरों को अभी तक मुतमईन नहीं कर सकी है। SMEs
पर खरीद व फरोख्त के वक्त शनाख्ती कार्ड की शराइत पर अगले माह से अमल दरामद की नवेद ABR के चेयरमैन शब्बर जरीन ने दे दी है, जबकि फिक्स दुकानों के साइज के हवाले से आयद करने पर दुकानदारों में तहफुजात पाए जाते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स के तहत बड़े शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स को FBR के सिस्टम से मुंसलिक करने में भी FBR को मुजाहमत का सामना है, जबकि तीसरी जानिब मुल्क की बरामदात में कलीदी किरदार अदा करने वाले अंसर नक्ल व हमल के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपोर्टर्स भी हाल ही में चालान और दीगर उमूर की रकम में इजाफे पर सरापा एहतजाज हैं और 6 जनवरी से गैर मुय्यना हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से बरामद कुनंदगान को अपनी मसनूआत कारखानों से बंदरगाह तक पहुंचाने में दिक्कत का सामना है। अब यह सवाल पैदा होता है कि इन हालात में क्या वज़ीर आज़म की ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम हो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर होते हैं और इंट्रो में जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम इकोनॉमिक्स पे ही अपने गुफ्तगू का महवर रखेंगे और इस गुफ्तगू को जारी रखने के लिए उमर रेहान साहब जो कि सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री और अब्दुल समीर खान साहब जो मेरा सदर CNG डीलर्स स्टेशन ओनर्स एसोसिएशन मेरे हमरा हैं, इसके अलावा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के भी सदर हैं। तो हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। पहले उमर रेहान साहब की तरफ आ जाते हैं। सदर हैं आप काटी के और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है ये। बिल्कुल सही। क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री काटी का मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये बॉडी है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, रकबे के लिहाज से भी और इंडस्ट्री के लिहाज से भी। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने है, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। SSGC से बड़ी शिकायत है हम लोगों को। तकरीबन 1 महीना हो गया हम लोगों को गैस नहीं मिल रही इंडस्ट्री को और कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने कोशिश की कि हम MD से हमने मुलाकात भी की। हमारा एक वक्त गया MD के पास तकरीबन 15 दिन पहले, तो उन्होंने हमें जो है वो सिर्फ तसल्ली दी कि आपको जो है हम लोग नेक्स्ट वीक तक आपको सप्लाईज रिस्टोर कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो इस पे खातिर कोई अभी तक काम नहीं हुआ। और अभी रीज़न क्या बताइए उन्होंने आपको? अभी देखें रीज़न जो है वो यही बताई कि जी हमारे पास रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है एकदम। अब देखें ये हर साल इस मौसम में जब भी विंटर्स आती हैं, इनको पता है कि हमारे पास जो है वो गैस की शॉर्टफॉल आ जाना है, तो इसका बंदोबस्त इनको चाहिए कि करके रखें, लेकिन इन्होंने इसका कोई अरेंजमेंट नहीं किया। इनको चाहिए था कि यहाँ तो ये RLNG ज़्यादा इंपोर्ट कर लेते बाहर से, ताकि 1-2 महीने जो है वो RLNG का इशू जो है वो ये है कि सिंध हुकूमत जो है वो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहती। सिंध हुकूमत कहती है कि हमारे सूबे में जब गैस पैदा हो रही है तो हम RLNG महंगे दामों में क्यों? आपकी बात ठीक है कि वो कहते हैं आर्टिकल 158, वो तो अपनी जगह पे उनका एक स्टांस है कि अगर गैस जो है 70% जो है वो सिंध निकालता है तो इसमें पहला राइट जो है वो सिंध का होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर ये मैं सूबाई बात नहीं भी करता, मैं बीइंग पाकिस्तानी बात करूं तो इनके पास और भी तो रास्ता था इसको पूरा करने का। ये 1-2 महीने का मसला था, इसको इस तरीके से ये मसला वक्ती तौर पे हल कर लेते, लेकिन इन्होंने जो है इस पर कोई खातिर काम नहीं किया और इसका जो नुकसान है वो इंडस्ट्री को जो है वो इस वक्त। अच्छा, इस वक्त आपके कोरंगी में कितने इंडस्ट्री होंगे तकरीबन? कुछ कोरंगी में तकरीबन इस वक्त 4,500 इंडस्ट्री, इसमें ज्यादातर एक्सपोर्ट। कोरंगी में जो है वो आप समझ लें कि लेदर सेक्टर जो है पाकिस्तान की लेदर की जो 50% से 60% एक्सपोर्ट जो है वो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से होती है। उसके अलावा जो है आप जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, डेनिम की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हब है ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पाकिस्तान का। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की बड़ी एक्सपोर्ट है यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बहुत इदारे जो हैं वो इस वक्त ऑपरेशनल है कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो कि इस वक्त मसाइल का शिकार हैं। तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि ये एक्सपोर्ट टारगेट जो है वो कैसे पूरे होंगे इन हालात में। तो मतलब ये कि जो गैस की जो आपको तो चूंकि एक सदर भी है आप कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की, और मेरा अपना जाती राय ये है कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उन्होंने कोई टाइम फ्रेम दिया है कि कब तक ये प्रॉब्लम चलेगी, ये प्रॉब्लम कब तक खत्म हो जाएगी? देखिए जी, हमें इन्होंने एक आसरा ये दिया है कि अब सब दुआएं कर रहे हैं कि फौजी फर्टिलाइजर जो है वो हर साल जाती है मेंटेनेंस पे। तो फौजी फर्टिलाइजर इन्होंने बोला है कि जी ये
आज 6 जनवरी है, तो उन्होंने बोला कि आज जो है ये मेंटेनेंस पे चली जाएगी, 1 महीने के लिए बंद हो जाएगी। तो जो है वो अब ये उनकी जो गैस बचेगी वो आपको उनकी दे जो देंगे। गैस बचेगी वो ये कह रहे हैं कि जी 50 जो है वो CFD है, तो वो कह रहे हैं वो हम आपको दे देंगे। तो ये तो हाल है, आप अंदाजा करें कि अब फर्टिलाइजर बंद होगा तो तब इंडस्ट्री को गैस मिलेगी, वो भी 50 से क्या होगा। 50 से कुछ भी नहीं होता। तो आप सिर्फ इंडस्ट्री तो दूर की बात है, घरों में भी जो है वो आपके सामने है, लोगों को लोड शेडिंग हो रही है बाकायदा, गैस नहीं मिल रही। देखें ये एक परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन जब तक नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। देखें इंडस्ट्री का पहिया चलना बड़ा ज़रूरी है इस मुल्क के लिए, हमारी टॉप प्रायोरिटी इंडस्ट्री होनी चाहिए। अभी भी देखें इनके सिस्टम में जो है वो गैस जो है अभी भी शॉर्टफॉल है, चाहे विंटर्स ना भी हों, गर्मियों में भी हमें पूरा साल, अब तो संडे को ये बंद कर देते हैं, संडे को कहते हैं आपने फैक्ट्रियां नहीं चलानी है। कैप्टिव पावर के हिसाब से जो प्रोजेक्ट है बहुत कहते हैं कि संडे के दिन जो है आप नहीं, ओवरऑल बंद कर देते हैं, कैप्टिव पावर को तो छोड़ देना आप। वो कहते हैं जी कि कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी संडे को। तो देखें ये विंटर से हट गया, इसका मतलब है इनके सिस्टम में गैस ही मौजूद नहीं है, तो इस पे कोई काम ही नहीं कर रही है, या मिस प्लानिंग। आप देखें ना इनके लाइन लॉसेस कितने ज्यादा हैं, अभी तक उस पे इन्होंने कोई खातर खा काम नहीं किया। तकरीबन 14 से 15% इनके लाइन लॉसेस हैं जिनको हम भुगतते हैं। इंटरनेशनली तौर पे भी बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। इन्होंने बोला था कि ये तकरीबन 7% पे ले आएंगे, 6-7% पे, लेकिन हमें वो नजर नहीं आ रहा है 6-7% पे। मतलब ये कि इस वक्त सनतें आपकी बहुत ज्यादा जो है वो बहुत दबाव का शिकार है इंडस्ट्री इस वक्त। इनको फौरी तौर पे जो है इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए, नहीं तो एक्सपोर्ट टारगेट्स हमारे पूरे नहीं हो सकेंगे, इंडस्ट्री का पहिया जो है वो सही तरीके से चल नहीं सकेगा। और दूसरी बात जो ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी है, गुड्स कैरियर्स एसोसिएशन ने, तो वो फिर क्या होगा? देखें ये तो एक जो आपकी मैं तो समझता हूं कि देखें ये उनको हड़ताल नहीं करनी चाहिए गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों को। आगे इस वक्त हमारे ऊपर इतने परेशानी और मसाइल इस मुल्क में चल रहे हैं, ये हड़ताल कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद कर देंगे तो और ज़्यादा जो है हमारे मुल्क का नुकसान होगा। तो मुज़ाकरात से मामलात को हुकूमत से चलाएं, ना कि हड़ताल करके। ठीक है समी साहब, मेरे ख्याल में आपको अगर मैं बाबाई गैस कहूँ तो नाराज तो नहीं होंगे ना? नासिन, बात यह है कि अब्दुल समी खान साहब बहुत ही एक्सपीरियंस आदमी है, पेट्रोलियम के हवाले से भी और गैस के हवाले से भी, जितनी इनकी जिद्दोजहद है उसको सलाम भी करना चाहिए, और सितारा इम्तियाज़ भी आपको मिल रहा है इस हवाले से। तो क्या कहेंगे जो अभी उमर रेहान साहब जो प्रॉब्लम अपने बता रहे हैं, आप मुझे सही फैक्शन फिगर बताइए कि क्या सूरत हाल है गैस की? बिल्कुल रेहान साहब सही बता रहे हैं। देखिए बात यह है कि CNG जब शुरुआत हुई तो हमारी खुशामद करते थे, गवर्नमेंट खुशामद की, और वो बात सही थी। हमने डेलीगेशन लेके ईरान को सिखाया पढ़ाया कि आप भी गैस से सनतें चलाएं, उसमें पूरा बड़ा डेलीगेशन गया। मतलब ईरान को आपने सिखाया कि CNG से गाड़ियां चलाएं, सनतें चलाएं? उनके वहाँ कुछ भी नहीं था। गुड। तो हम नंबर 1 पे आ गए दुनिया में, और उसकी वजूहात थी। गवर्नमेंट ये समझती थी कि पोल्यूशन ख़त्म होगा, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, पेट्रोल और ये मुशर्रफ साहब का मंसूबा था, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का था। हाँ। मगर मसला ये है कि किसी गवर्नमेंट ने इसको सीरियस नहीं लिया। नहीं, सीरियस तो मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूँगी, सीरियस लिया भी, लेकिन उन्होंने सियासी बुनियादों पे उन्होंने इलाकों में गैस दी जहाँ तक उनको वोट मिलने के अपने। देखिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले बगैर प्लानिंग के पंजाब और सिंध में गांव इन्होंने कनेक्शन दिए। देखिए बात ये है कि पूरी दुनिया में नेचुरल गैस होती नहीं है, और उसमें ये ज्यादती है। और हमने सुना कि बांग्लादेश में भी जो नेचुरल गैस है उसे सनतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, घरों में नहीं देते, क्योंकि फायदा उसमें ज्यादा है। इनको तो दूसरे जराए से डोमेस्टिक को गैस देनी चाहिए। और इन्होंने अपने इलेक्शन के सिलसिले में जो लोग कैंडिडेट वहाँ से कंटेस्ट करते थे उन्होंने देना शुरू कर दी सियासी बुनियादों पर। और कोई पिला नहीं, तो उससे लोड पड़ा, उस पर लोड पड़ा, मगर उनको भी नहीं मिल रही। देखिए तो बड़े मजे की बात है, उनको भी नहीं मिल रही, कोई प्लान ही नहीं है।
और जब जो CNG RLNG की बात हो रही है, जी। देखिए हम उसके लिए तैयार नहीं है। सिंध में हमारी नेचुरल गैस है, हम ये करें कि वो अगर ले भी ले तो कोई पता नहीं कि उनका जहाज आ रहा है, मालूम हुआ कि 1 हफ्ते तक हमारा गैस ही नहीं है, और उसकी कीमत भी ज़्यादा है। और एक और बात भी है, तो जहाज के अलावा भी ये है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है आपके पास स्टोर करने की, कि नए अब दोबारा उन्होंने नए स्टोरेज के लिए उन्होंने टेंडर दिए हैं, वो थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से पंजाब में जी। भी गैस की प्रॉब्लम हुई, जबकि पंजाब में RLNG इस्तेमाल हो रही है। वहाँ आज से नहीं हो रही, वो बहुत अरसे से हो रही है। अब्बासी साहब के दौर से हो रही है, जबकि साबिक वजीर आजम थे। जी हाँ, जब वो मिनिस्टर थे जी जी उस वक्त से हो रही है, और बिल्कुल। उनके लिए तो मजबूरी थी। उनको उन्होंने उसमें टैक्सेस सब माफ कर दिए हैं। अच्छा, दोनों के कीमतों में कितना फर्क है, कुछ अंदाजा है? 20-25% का फर्क है, यानी RLNG 20-25% महंगी है महंगी है, और आप 20-25% सस्ते हैं। हम सकते हैं तो जी। सिंध में इस वक्त RLNG नहीं दे रहे हैं। नहीं, ना हम लेना चाहते हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर हमने ये रास्ता खोल दिया तो फिर तो हमें देंगे ही नहीं नेचुरल गैस। या ये जो मसनूई बुहरान पैदा किया कि या ये मजबूरी तो नहीं है कि आप RLNG लेने में मजबूर हो जाएं? नहीं, ये वजह नहीं मालूम होती, और ये चाहते ही हैं, कोई असल में प्लानिंग नहीं है। जैसे अभी रान साहब ने कहा कि इतनी चोरी हुई है, ये इसको रोक नहीं सकते, और वो बार पड़ेगा हम पे। इन्होंने अभी देर कर दी, ये तो अभी 1 तारीख से गैस की प्राइसेस बढ़ाना चाह रहे थे, मगर जब और पेट्रोल की और चीज़ों की बढ़ गई तो अब ये कुछ रुक गए हैं। मगर मैं समझता हूँ ये 1 महीने के अंदर गैस की प्राइस भी बढ़ाएंगे। हाँ, वो तो सर 190%। मैंने एडवाइजर से बात की दिसंबर के आखिर में, देख साहब क्या प्रोग्राम है? उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हम मीटिंग करेंगे जनवरी के मिडिल में, फिर हम फैसला देखेंगे करेंगे कितनी हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, CNG स्टेशन का क्या सूरत है? लेकिन CNG स्टेशन जो इतने बंद हैं, तो कुल तादाद कितनी होगी सिंध में CNG स्टेशन की, कुछ अंदाजा है? सिंध में 600 से कुछ ज़्यादा है। 600 से कुछ ज़्यादा। तो ये तमाम की तमाम जो CNG स्टेशन बंद है, तो इसमें फिर एक मुआशी बहरान भी तो पैदा हुआ होगा, जो लोग काम करते हैं। जो देखिए, माशी इस तरीके से है कि बसें नहीं चल रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं चाहिए, जो काम भी करते हैं CNG स्टेशन पे, और उनके लिए भी आना मुश्किल हो रहा है। मगर जो लेबर है वो भी अपनी फैक्ट्रियों में नहीं पहुंच सकती पूरी तरीके से। ठीक है। तो अब अगर गवर्नमेंट ये नहीं समझ, इन RLNG पहले से मंगा के पंजाब को देनी चाहिए थी, ईजी हो जाते। ये देखते हैं कि हमारा रिजर्व जो है वो कम हो जाए। आपकी सुबह सिंध हुकूमत से कोई बात हुई? मेरी बात हुई, और मैं समझता हूँ कि मेरी अभी 1 हफ्ते पहले के बात होने के बाद ही उनके बयानात आए, वरना सिंध हुकूमत भी खामोश थी। और नहीं, सिंध हुकूमत चीख तो रही है। नहीं, वो तो हमारे 158 को जब हमने उनको पुश किया, जब बोल रही है, उससे पहले तो नहीं बोली वो। और क्या कर रही है वो? खाली बोलना नहीं, कसूरवार वैसे सिंध हुकूमत भी है। ये बिल्कुल है, बिल्कुल है। बात यह है कि इनको भी, सिंध हुकूमत को भी, सब इंडस्ट्री क्यों सबसे ज़्यादा सिंध में है, CNG है, इनको जिस तरीके से खाली बयान दे के मुकम्मल समझते हैं कि हो गया इनका काम, वो नहीं हो रहा है। इनको लड़ना चाहिए। लड़ने से लड़ नहीं रहा है, ये सिर्फ चीख ये लड़ नहीं रहे, और हमसे कॉपरेशन चाहते हैं, हर तरीके से कॉपरेशन हम देने को तैयार है। अच्छा, CNG सेक्टर में कितने सरमाया का मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट होगी? अरबों रुपए। कि अगर ये तो उनको, और टैक्सेस में तो फिर गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना, कि जब आपके CNG स्टेशन ही बंद होंगे। गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। कितना टैक्सेस वगैरह कितने देते होंगे आप लोग महीने, कुछ अंदाजा है पर ईयर? ये मैं इस वक्त करोड़, मतलब अरबों रुपए वो भी होता होगा। जी अरबों रुपए वो भी होता होगा कि जनाब टैक्सेस का भी नुकसान है। सेल टैक्स 17% है, और भी जी टैक्सेस हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड को भी देते होंगे जी, SRB को भी देते होंगे। हाँ,
SRB भी हो गया या BR हो गया, सबको ही देते सबको होंगे, देते सारा कुछ देते होंगे। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ये समझते हैं कि CNG स्टेशन की बंदिश की वजह से हुकूमत तो है ही अपनी जगह। उमर रेहान साहब ने एक बात कही कि इंडस्ट्री जो है वो सफ़र कर रही है, तो इंडस्ट्री जो सफ़र कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि CNG स्टेशन को पहले देना चाहिए गैस या पहले सनतों को देनी चाहिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि दोनों बराबर में है। अगर हमें नहीं देगी हाँ। तो फॉरेन एक्सचेंज के भी इनको प्रॉब्लम होगी और लेबर नहीं जा सकती है। और अभी तो मैंने सुना है कि बहुत से CNG स्टेशन पे रिट्रेसमेंट कर रहे हैं और मुलाजमिन को निकाल रहे हैं। अच्छा, अपने पास से कैसे देंगे? 1 महीना हो गया, तुम्हें 1 दिन चलाते। हुंडई का वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरकी के साथ दोबारा हाजिर हैं। और नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि वफ़े में जाने से कबल उमर रेहान साहब से और अब्दुल समीद खान साहब से जो गुफ्तगू हुई, यकीनी तौर पे ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हमें इनकी स्ट्रगल्स का पता चलता है कि कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी सनती बरादरी के लिए। तो मेरे पास सबसे मैं गुफ्तगू करूंगा उमर रेहान साहब से, लेकिन उमर रेहान साहब से गुफ्तगू करने से कबल मैं थोड़ा सा अगर बात कर लूँ, सीनियर जनरल मैनेजर हैं SSGC सैयद लारिक साहब, उनसे गुफ्तगू कर ले, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सईद अहमद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें इज्जत बख्शी के आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। सईद अहमद साहब, ये बताइए क्या सूरत हाल है कि ये काटी के भी चेयरमैन मेरे सामने बैठे हुए उमर रेहान साहब, अब्दुल समीद खान साहब बैठे हुए, वो बड़ी शिकायतें कर रहे हैं कि गैस नहीं आ रही है, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, क्या वजूहत हैं? जनाब देखें, ये काफी जैसे ही विंटर आया उसमें प्रॉब्लम आई, लो प्रेशर इन द डोमेस्टिक सेक्टर। एक्चुअली वजह उसकी ये थी कि कुछ नेचुरल डिप्लीशन है रिजर्वायर्स में, और ये तकरीबन 60 मिलियन के करीब तो सिर्फ डिप्लीशन रिकॉर्ड की गई। ठीक है। लेकिन हर साल जो है वो कस्टमर्स ग्रोथ की वजह से कुछ लोड भी बढ़ता है, इनहेंस होता है, जी। तो तकरीबन 20 मिलियन का वो फर्क था 25 का। ये 60 मिलियन MMCFD? जी, MMCFD तकरीबन कोई 80-85 के करीब हमें इस साल जो है वो गैस की शॉर्टेज है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर विंटर के मुकाबले में अगर देखें उसको। तो हमारी कोशिश तो पूरी थी कि हम किसी तरीके से सिस्टम में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए गैस ले आए, और हमने काफी हद तक हमें जितने भी ENP कंपनीज थे उन्होंने भी मदद की, लेकिन वो डेफिसिट तो पूरा नहीं हो सका। तो हमारे पास एक सेक्टोरियल प्रायोरिटी थी कि जी CNG सेक्टर लास्ट प्रायोरिटी में है, देन द जनरल इंडस्ट्री है, सीमेंट है। तो इसी तरीके से वो फिर सेक्टोरियल प्रायोरिटी को मद्देनजर रखते हुए लोड मैनेज किया गया कि किसी तरीके से डोमेस्टिक जो सफर कर रहे थे उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट फ्यूल मौजूद नहीं है। ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी थी। तो इस वजह से थोड़ा सा CNG सेक्टर इस साल उस पे बंदिश के दिन जो दौरानिया था वो थोड़ा सा तवील हो गया है, लेकिन हमने सूरत हाल को काबू कर लिया है, और जो डोमेस्टिक में प्रॉब्लम था उसको तो तकरीबन हमने पूरा कर दिया है उनकी रिक्वायरमेंट्स को। और इस वक्त लेकिन सईद अहमद साहब, 40% जो डोमेस्टिक में भी जो है उनको लोड शेडिंग का सामना है। जी, लोड शेडिंग एक्चुअली कोई नहीं है डोमेस्टिक सेक्टर में। प्रेशर की कमी का सामना है, प्रेशर की कमी का सामना हो सकता है, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिन जो गुजरे हैं हमारे, इसमें काफी जो है वो कंप्लेंट्स का रेशो कम हो गया है। पर मैं समझता हूं कि हमने तकरीबन जो टेल एंड्स के इलाके हैं हमारा, जैसे डिफेंस है या प्लस जो है वो अगर मैं क्यामाड़ी और इधर के इलाकों को देखूं तो काफी कंप्लेंट्स जो है वो कम हुई। दूसरी तरफ आप जाए, इंडस्ट्री की तरफ आ जाए, इंडस्ट्री को भी तो बड़ी शिकायत है। उमर रेहान साहब काटी के चेयरमैन सदर जो है वो भी बड़ी शिकायतें कर रहे हैं कि सनतें बंद हो रही हैं। देखिए जनाब, हम सनत को तो टच नहीं कर रहे हैं इस वक्त किसी को भी। हमने न नोटिस किया है, सवा एक संडे की लॉयर है जो जनरल इंडस्ट्री में हम ऑब्जर्व करते हैं और काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं। मतलब कि सनतों में लोड शेडिंग नहीं हो रही, सनतों को आपने गैस बंद नहीं की? सनतों में नहीं है, सनतों के कैप्टिव पावर को हमने अलबत्ता ये रोके। मेरे कहने का साइट एसोसिएशन, सुपर साइट हाईवे एसोसिएशन, कोरंगी एसोसिएशन, जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट इनके तमाम के बयान आ चुके हैं। उन्होंने हित्ता के धमकी भी दी थी कि हम हड़ताल कर
कर देंगे, बहुत ज्यादा। जनाब मुझे थोड़ा अर्ज करने दें, मैं सब मोहतरम में मेरे सामने मेरे लिए और आपके सामने बैठे हुए हैं इस वक्त, मैं ये गुजारिश करता चलूं कि हमने सिर्फ कैप्टिव पावर की 50% कर्टेलमेंट की रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, ठीक है, कैप्टिव पावर को, ठीक है, मैं समझ गया। क्योंकि कैप्टिव पावर वो चीजें जो पावर जनरेट ये करते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि बिजली जो है वो इस वक्त अवेलेबल भी है। ठीक है जी। तो ये कहना कि जी हमें कोई जबरदस्ती करके इंडस्ट्रियां बंद कराने, तो वो नहीं है। वही मैंने अर्ज की, जो सेक्टोरियल प्रायोरिटी है कि जहां पर अल्टरनेट अवेलेबल है तो उसकी कर्टेलमेंट्स की जाए। तो अल्टरनेट बिजली की अवेलेबल है, इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, अगर वो कुछ स्विच ओवर करके अपना सिस्टम को रन करा सकते हैं तो हमने एक रिक्वेस्ट डाली हुई है और इंडस्ट्रीज का काफी कोऑपरेशन भी रहा। अगर ये न होती तो सूरत हाल शायद हम कंट्रोल न कर पाते, लेकिन अब हालात बेहतरी की तरफ है। कल से हमारा एक लाइन पे जो कंटिन्यूसली डिप्लीशंस में था वो एक मेकअप होना शुरू हुआ है, तो होपफुली फर्दर डे आर टू हम इस चीज को कंट्रोल कर लेंगे और हालात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। ये उमर रेहान साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, काटी के सदस्य। जी उमर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो अभी हमें इतने अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए कि इंडस्ट्री में लोड शेडिंग जो है वो नहीं हो रही, अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन मैं, क्योंकि यहाँ पे लोग भी देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो मुझे जो फैक्ट्स है उस पर बात करनी पड़ेगी कि 1 महीना हो गया है इंडस्ट्रियों को गैस के प्रेशर का जो सामना करना पड़ रहा है। इसका यही मतलब है कि गैस नहीं है, हमारी फैक्ट्रियों के बॉयलर बंद हैं, बिल्कुल फैक्ट्रियाँ इस वक्त 1 महीने से सनती पहिया जाम हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपके एमडी साहब जो हैं वो फ़ोन पे बात नहीं करते किसी से, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी बंदे को वो जवाब नहीं दे रहे इस वक्त। तो आप ये कैसे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में जो है वो लोड शेडिंग नहीं हो रही। मैं यहाँ पे व्यूवर्स को एक और बात भी बताना चाहता हूँ जो लोगों को नहीं पता। तकरीबन 10 दिन पहले हमारा एक ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस है, जिसमें जितनी भी एसोसिएशन है सब के प्रेसिडेंट उसमें बैठते हैं। तो आज से 10 दिन पहले हमने ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस की एक मीटिंग की। उसमें जो सूरत हाल जो हमने आपस में उस वक्त डिस्कस किया, मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब ने ये डिस्कस किया कि हम सब जो हैं वो काफिले लेके अपनी अपनी एसोसिएशन से निकलते हैं लोगों के और इनके दफ्तर का घेराव कर लेते हैं। एसएसजीसी के दफ्तर का एसएसजीसी के दफ्तर का जवाब सुन लेना। तो लेकिन हम क्योंकि वी आर सिविलाइज्ड सिविलियंस, तो हम ऐसी सिचुएशन लाना नहीं चाहते थे कि हम स्टेट के सामने आए। तो हमने जो है वो आपस में फिर यही डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, हम जो है इसको मैनेज करते हैं, इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर ये बोल दें कि इंडस्ट्री में लोड शेडिंग नहीं है या इंडस्ट्री में जो है मुतासर नहीं हो रही, तो मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब बात है। जी साहब कुछ बताएं। देखें उमर साहब, मैंने पहले ही आप सब लोगों का शुक्रिया अदा किया कि अगर ये कोऑपरेशन ये आपकी तरफ से न मिलता तो शायद हमारी सूरत हाल इससे ज्यादा वर्स होती। हमने आपको रिक्वेस्ट की, हमने आपके साथ मीटिंग्स भी की, हमने आपको सारी सूरत हाल से आगाह भी किया और हमारा कभी ये रिश्ता रहा ही नहीं आप लोगों के साथ, इंडस्ट्री हो या किसी भी कस्टमर के साथ किसी भी सेक्टर का हो, सीएनजी एसोसिएशन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर ही क्यों ना हो, हमने हर एक को ऑन बोर्ड लिया है। हमने ये सूरत हाल सबके सामने रखी और मैंने शुरू में ही अर्ज कर दिया कि अगर आप लोग हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर न करते और ये कोऑपरेशन न होता तो आज जो हम कंटिन्यूसली डिप्लीशन में जा रहे थे, आज हम स्टेबल है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और डोमेस्टिक सेक्टर को पूरा किया है, हम सीएनजी को भी पूरा करेंगे, हम इंडस्ट्री को भी पूरा। ये मामला कब तक दुरुस्त हो जाएंगे? सर जी, हमने 2 हमारी फील्ड्स थी जो हमें ऐड करनी थी और ये हमें बहुत पहले ऐड कर देते, लेकिन हमें कुछ
प्रॉब्लम्स आई, कुछ ऑपरेशनल, कुछ जो है वो राइट ऑफ वे। सही साहब ये बताइएगा, सही साहब एक बात बताइएगा कि अमूमन जो ये बता रहे उमर साहब भी कह रहे हैं आरएलएनजी के इस्तेमाल की तरफ आप लोग प्रेशर देना चाहती है गवर्नमेंट, शायद इसकी वजह से। जनाब हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हम एक्चुअली नेचुरल रिसोर्स जो इंडिजीनियस गैस है SSGC उसके ऊपर ही रिलाय करती है। जी बात करें, क्योंकि ये नेचुरल गैस है और इसमें अगर डिप्लीशंस हैं और कुदरती वसाइल कम हो रहे हैं तो अब हमारे इख्तियार में ये चीज नहीं है कि हम इसको मेकअप कर सकें। ओके, कुछ कह रहे थे आप, जल्दी से सुन। नहीं, बस मैं यही इनसे पूछना चाह रहा था कि वो फौजी फर्टिलाइजर का आप लोगों ने बोला था कि प्लांट जो है वो शटडाउन पे जा रहा है और 6 जनवरी को वो बंद होना था 1 महीने के लिए, तो आपके पास सर क्या इतलात है उसकी कि वो आज शटडाउन पे चला गया? बिल्कुल, वो शेड्यूल के मुताबिक वो जा रहा है, उसने अपनी कर्टेलमेंट शुरू कर दिए। हर साल वो इसी सीजन में वो जाता है फॉर 20-21 डेज के लिए, और इस साल भी उसका शेड्यूल है, वो आज से उसने कर्टेलमेंट इसी की वजह से थोड़ा प्रेशर बेहतर हो गया होगा, लेकिन उसने आज शुरू किया है ये। हाँ। तो ये कोऑपरेशन हमें सब ने दिया है और अभी ये सारा तो सीएनजी स्टेशंस कब से खुलेंगे? कल से तो आप खोल रहे हैं रात 10 बजे से। कल रात हम खोल रहे हैं सीएनजी स्टेशंस को, और आइंदा इंशाल्लाह हम इसका जो किलोमीटर स्पैन है उसको कम करते जाएंगे और नॉर्मल रूटीन्स पे पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सईद साहब, बहुत शुक्रिया कि सईद साहब ने जो बात की। बहरहाल चूंकि टाइम की का कुछ होता है, इसकी वजह से हम थोड़ा सा वो कह रहे हैं, लेकिन उमर खान साहब आपके कुछ हुए आपके? देखिए, मैं थोड़ा सा एक और भी चीज़ बताऊं। हाँ। मैं अभी समी खान साहब ने एक बात की थी, मैं दोबारा उस पर आऊँ। प्लानिंग की बात की थी, इन्होंने बात की थी कि प्लानिंग का फुकदान है, तो मैं व्यूवर्स को थोड़ा सा ये भी गाइड करना चाहता हूँ कि इनके सिस्टम में 50 MMCFD गैस जो है वो 3-4 महीने पहले आनी थी, जो कि अभी नहीं आई, जो आएगी 2 महीने के बाद। उसके लेट होने की वजह यह है कि इनको राइट ऑफ वे 6 महीने राइट ऑफ वे का मसला चलता रहा। DC हैदराबाद के दफ्तर में 3 महीने इनकी फाइल ही घूमी रही। तो मिनिस्टर इंडस्ट्रीज और मिनिस्टर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज ने जो इंटरवीन किया और उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया और फिर वो फाइल मिली। अगर ये थोड़ा उसका फॉलोअप ज़्यादा होता या उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाता तो आज जो है इतने वर्स्ट हालात नहीं। इसका मतलब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, क्या कहते हैं सभी साहब? जी हाँ, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के कह रहे हैं, इसलिए कि वफाक का मसला है ना ये तो वफाक को भी चाहिए कि सर्दियों में गश्त की डिमांड बढ़ जाती है। या तो इनको पता नहीं था, इनके लिए पहली मरतबा सर्दी आई है इसकी गवर्नमेंट में, क्या कहेंगे आप? सेंट्रल की कोई प्लानिंग नहीं थी, और ना उन पे कोई असर मालूम होता है कि ये इतनी परेशानी में है, आम लोग हैं। सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो और उमर अयूब साहब जो सारे का सारा सिंध गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं कि इसकी वजह से प्लानिंग तो उनको होना चाहिए। जो वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब साहब, उन्होंने देखा कि जनाब अली टोटली कसूर जो सिंध हुकूमत का नहीं, उमर अयूब साहब ने गलत बयानी की है और मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ इसलिए कि बहरहाल सेंट्रल मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद है लाइन पे वो है तर्जुमान है ये गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस एसोसिएशन के आगा जवाद साहब। मैं उनसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब, बहुत शुक्रिया क्या आपने हमें ज्वाइन किया और हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ ये मुल्क पे इतने सारे मसाइल खड़े हुए हैं, परेशानियां हैं, मुल्क की बरामदात को बढ़ाना है और फिर आप लोग जो हुकूमत को परेशान कर रहे हैं, हड़ताल कर दी, ये क्या मसला हुआ? सर बात असल में ये है कि एक NHSO था, ऑर्डिनेंस था 2000 जी NHA का। उस ऑर्डिनेंस के पहले हम खिलाफ लड़ते रहे कि हमारी गाड़ियां थी हैवी और हम चाहते थे कि हम ज्यादा वजन लेके जाएं। एक्सेल लोड का मसला था, एक्सेल लोड का मसला था सर। हम चाहते थे कि हम ज्यादा वजन लेके जाएं, लेकिन उसके बाद फिर जब ये नई हुकूमत आई, इन्होंने कहा जी तब्दीली चाहते हैं और तब्दीली तो हमने कहा चलें जी ठीक है, हम उस ऑर्डिनेंस के तहत, कानून के तहत चलने के लिए हम एक टाइम पर एग्री हो गए इनके साथ। जब हम एग्री हुए, हमने अपनी गाड़ियों को जो है मॉडिफाई कराया कम वजन उठाने के लिए। जब कम वजन उठाने के लिए हमने मॉडिफाई करा लिया, तकरीबन जो है हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने तकरीबन 10 अरब रुपए लगा के अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई कराया। जी, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या इन्होंने वादे खिलाफी की आपसे? सर हमारे साथ यही बात है, इन्होंने जो है वो कमिटमेंट की कि जो क्या नाम है ऑर्डिनेंस में है ना वजन, उस पे जो है आप पाबंदी करें और उस पे चले। हमने कहा ठीक है, हमने एग्री किया, हमने गाड़ियां मॉडिफाई भी करा ली। अब जब मॉडिफाई करा ली तो अब चंद जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पर ये वही पुराना वजन जो है जो हम पहले लड़ते रहे, अब ये दोबारा इन्होंने वही बहाल कर दिया।
अब हम कहते हैं कि वजन की पाबंदी करवाओ, जो कानून के तहत है वजन उस पे हम चलने के लिए तैयार हैं, एग्री हैं, लेकिन अब जो है इन्होंने वो वजन की पाबंदी हटा के अब जो है वो हमें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही आपको मालूम है डीजल और दूसरे तीसरे मामला इतने मुल्क में दरामदाद वैसे भी कम हुई हुई है। अब इसके बाद मेरा कहना ये है कि हमने ये सुना कि आपने जुर्मानों के खिलाफ भी किया है कि आपने रिन्यूएबल फीस बढ़ा दी, उसमें भी किया, लेकिन बिल्कुल जुर्माना भी इशू है। वो जुर्माने का भी जो है वो समझ लें आप लॉलीपॉप दिया गया हमें। नहीं, मुझे बताएं आगा साहब कि क्या ये हड़ताल एक मतलब क्या इसका हल है मसले का? सर हल असल में जब हम कारोबार करने के काबिल ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे फिर? बात यह है कि आपके तो मुल्क के मुआशी जो हालात हैं, इन बैनुल-अक़वामी हालात, इसमें तो मैं समझता हूँ मुल्क का नुकसान है, तो इस पे अभी क्या मुज़ाकरात वगैरह हो रहे हैं गवर्नमेंट से कुछ? देखें बात ये है कि अगर हम स्ट्राइक करते हैं तो सबसे पहला नुकसान तो हमारा ही है ना, अपनी जात का है। कोई भी नहीं करता अपनी जात का नुकसान, लेकिन हम खुद कर रहे हैं क्योंकि हमें वारा नहीं करता। ये हड़ताल कब खत्म कर रहे हैं आप? सर ये गैर मुय्यना मुद्दत के लिए, जब तक हमारे मुज़ाकरात या हमारे मुतालबात नहीं मान लिए जाते हम तब तक जो है ये गैर मुय्यना मुद्दत के। ठीक है जी, थैंक यू आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ कह रहे थे आपके, कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के कहने पे इन्होंने ये किया। देखिए, मैं आगा साहब जो हैं उन्होंने अपने मौका बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, तो इस पे मैं एक छोटा सा जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि देखें, जब एक्सेल लोड रजीम जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जब एक्टिव की गई तो उस वक्त जो है उस वक्त पहले तो ये खिलाफ थे इसके, फिर उसके बाद जब वो एक्टिव हुआ तो क्या हुआ, मार्केट में गाड़ियों का क्राइसिस पैदा हो गया, बिल्कुल हो गया वो, क्योंकि ये अगर फॉर एग्जांपल इनके पास अरेंजमेंट 1000 टन लेके जाने का था, वो 1000 टन का जो अरेंजमेंट है वो 500 टन पे रह गया। उसकी वजह से मार्केट में गाड़ी शॉर्ट हो गई बिल्कुल। गाड़ी शॉर्ट होने की वजह से किराए डबल हो गए। अच्छा। क्योंकि गाड़ी शॉर्ट हो गई तो ट्रांसपोर्ट तो किराए जो है वो बढ़ गए। तो अब उस वक्त को 2-3 महीने क्योंकि गाड़ी शॉर्ट थी, किराए जो किराया नॉर्मली 1 लाख रुपए में जो गाड़ी हम लगाते थे 32 टन की, वो गाड़ी हम 1.25 लाख रुपए में 15 टन पे लगाते रहे, 1.5 लाख रुपए में 15 टन पे लगाते रहे। तो इनकी गाड़ी वहाँ पे चली भी जाती थी और वापस भी जल्दी आ जाती थी। तो इनको 3-4 महीने जब ये सिस्टम रहा है तो इनको बहुत फ़ायदा हुआ उसका, ट्रांसपोर्टरों को। अब जब वो हुकूमत ने उसको ख़त्म कर दिया, ये वापस पुराने सिस्टम में आ गए। अब ये कहते हैं जी हमें एक चक्कर पर पहले जब ये एक्सेल लोड रजीम था, एक चक्कर पे हमें 50,000 या 70,000 बचता था, अब हम फिर 20-25 हज़ार पे आ गए हैं, तो हमें तो नुकसान हो गया इस चीज़ का। अब ये चाहते हैं कि वही अफरा तफरी दोबारा मच जाए, वही दोबारा एक्सेल लोड आ जाए, गाड़ियाँ शॉर्ट हो जाएं, किराए बढ़ जाएं। लेकिन मुझे ये बताया गया था कि एक बात और भी थी कि पहले जो आप जैसे 1000 टन लेके जा रही है, गाड़ी जा रही है 1000 टन लेके जा रही है, तो लाजमी जाते कि बोली कि अगर 1 लाख रुपए में मिसाल के तौर पर लेके जा रही थी तो एक्सेल लोड पे ये हुआ कि जनाबी आली कि वहाँ सनतकारों को नुकसान हो रहा था, वहां सनतकारों को नुकसान हो रहा था। यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है कि जब दोबारा वो पुराने सिस्टम पे आ गए। नहीं, इनको कोई नुकसान नहीं है। इनको तो ये पुरानी सिचुएशन पे चले गए। नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने मॉडिफाइड कर लिया गाड़ी वगैरह। देखिए, मॉडिफाई किया तो अच्छी बात है, इन्होंने मॉडिफाई किया है, लेकिन अगर इन्होंने मॉडिफाई कर भी लिया तो ये और वजन उठा सकते हैं। आप समझ रहे हैं, जितना ये पहले लेके जाते थे उससे भी ज्यादा उठा सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस चीज से पहले गाड़ियां शॉर्ट हो गई थी, किराए बहुत बढ़ गए थे, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आ गई हमारे मुल्क में, आपको पता है इससे लोकल इंडस्ट्री कितना सफर कर रही थी। तो हमारे किराए जो है, पहले हम लोग जो है फॉर एग्जांपल एक चीज पंजाब में पहुंचाते थे 5 रुपए किलो, वो 8 रुपए पे चली गई और 10 रुपए तक भी गई, डबल प्राइस हो गई। तो ये तो पैसे का ज़िया है। तो मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो मामला चल रहा है वो ठीक चल रहा है। मतलब हड़ताल गलत की है, इनको हड़ताल जो है अपनी दूसरी चीज पे करें, अपने दूसरे मामलात पे करें, इस पे ना करें, मतलब ये मुनाफे में, हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है इतनी ट्रांसपोर्ट, ये मुनाफे में नुकसान वाले मामले, ये मुनाफे में नुकसान का मामला मैं कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई, सीएनजी का मसला आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या पेट्रोल की कीमतें और बढ़ेंगी जो बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर है? इंटरनेशनल प्राइसेस एक हफ्ते से बढ़नी शुरू हो गई जो हालात है, और ये इसका असर अवाम पे तो पड़ेगा। गवर्नमेंट भी बड़ी परेशान होगी क्योंकि जब वो कीमतें बढ़ाएगी। बर्नेट ऑयल पे बता रहे थे कि $3 का इजाफा हो गया, कल हो गया, कल $3 का इजाफा, उसका इम्पैक्ट तो आएगा। ये टेंशन रही तो अभी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ेगी और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी
बहुत कम हो जाएगा। और तो आप हमारा क्या मसला होगा? सऊदी अरब तो आपको दे रहा ना उधार पे तेल। नहीं देखिए उधार दे रहा है मगर वो तो रेट तो वही देगा जो। तो आपने 20 साल के बाद पैसे देने हैं उसको यार, 10-15 साल के बाद देने। मगर साहब रेट तो वही होगा, अपना हिसाब ऐसा थोड़ी है कि वो दे रहा है फ्री में तो नहीं। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो पेट्रोल पंप पे कोई असर पड़ता है? ओनर्स पे आप लोगों को असर पड़ता है कि आपके रेट ऑफ प्रॉफिट में कोई कमी हो गई है? कोई 15-20% कोई कमी जरूर होती है, लोग अब उसका ख्याल करते हैं, मगर ये है कि इतना असर नहीं होता और ना कोई हमारे लिए वो आपका अपना प्रॉफिट वही मौजूद होता है चाहे रेट बढ़े या कम हो? प्रॉफिट हमारा वही कमीशन जो है आपका जो है परसेंटेज है जी। एक ही बात कहूँगा कि एडवाइजर पेट्रोलियम में मैं उनका मशहूर हूँ कि मेरे कहने पे और मेरी जद्दोजहद से। तो मैं ऐसे थोड़ी कहता हूँ आपको बाबाई गैस बाबा पेट्रोलियम, यहाँ ये कहना इस वजह से कहना चाह रहा हूँ, खुद ब खुद नहीं बढ़ा, मैंने बड़ी कोशिश की आपकी, आपकी बड़ी स्ट्रगल है, आई नो वेरी वेल। मेरे ख्याल पे आवाम को भी पता होगा कि आपकी तस्वीरें, आपकी खबरें अखबारात में, टीवी पे चलती रहती हैं और हकीकत जो है। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त इलियास मेमन है। मैं थोड़ा सा तारिक रोड के हवाले से थोड़ा सा वो देख लें कि कल रात को कस्टम ने जो छापे मारे तो उस वहां पे जो फायरिंग का सिलसिला जला तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नए साल की आमद है उसमें आतिशबाजी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम इलियास मेमन साहब। वालेकुम सलाम भाईजान, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि कल क्या वाकया हुआ कि भाई ऐसा लग रहा था कि कल 1 जनवरी है और उसमें आतिशबाजी हो रही है, क्या हुआ था? कल भाई साहब रात को 3 बजे कस्टम वाले आए थे छापा मारने के लिए। रात को 3 बजे इन्होंने ना एसएचओ को बताया, ना थाने वालों को बताया, ना किसी को नहीं पता ना। ये आए अचानक इन्होंने दुकान के ताले वाले तोड़े। जैसे डकैतों में इनमें फर्क नहीं है। नहीं तो माल भी तो स्मगलिंग वाला था इलियास भाई, मैंने सुना कि माल भी स्मगलिंग वाला था। माल की स्मगलिंग वाला कुछ भी था, आके लीके बात कह रहे हैं। ताले तोड़ने से क्या मतलब है? ताले तोड़ का माल ले जाएंगे क्या? डाकू क्या करते हैं? डाकू भी ये करते हैं। अच्छा, ताले तोड़ने, कस्टम को ताले तोड़ने की इजाजत है या नहीं है, ये मुझे बताइए। मैं कहता हूँ इजाजत दी है, ऐसा कानून गैर कानूनी काम है। आज हमने गवर्नर साहब से हमने बात करी है, गवर्नर साहब से हमने मुलाकात करी है, गवर्नर से सारी बातें बताई है। आप ये चोरी का माल, डकैती का माल, आप इस तरह 6 कंटेनर माल लेके गए, 2-2.5-3 करोड़ रुपए का माल लेके गए इस तरह अंदाज। अच्छा, इसमें माल में क्या क्या था? इसमें था क्या क्या? कपड़े ही था, सिर्फ कपड़े ही था और क्या? और ये क्या इंडियन कपड़े थे? इंडियन कपड़े थे? सारा कपड़ा ही था सारा। अच्छा, इसमें कहाँ का था? इंडिया का था, चाइना का था, कहाँ का था? कितनी करी है फायरिंग, कितनी कर दी है कि मतलब आप खाली कम से कम 2.5-3 किलो 4 किलो तो खाली उसको खाली रोन पड़े हुए खाली वहाँ पे। कितनी फायरिंग करी इन्होंने। ठीक है, इसका मतलब दहशतगर्दी फैला रहे। इसका कोई मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ? दिन में कस्टम आके दिन में बात करें, जहाँ से माल आ रहा है 700-800 किलोमीटर दूर से, वहाँ कितनी एजेंट वहाँ रोके ना उनको। मुझे बताइए इलियास साहब, कोई मुकदमात वगैरह दर्ज हुए, कोई केस वगैरह दर्ज कराया, कोई थाने वगैरह? मुकदमा तो कोई देर नहीं। गवर्नर साहब से बात, गवर्नर साहब ने बोला है कि मैं सब्बरजेरी से बात करूंगा, वजीर आला से वजीर आला बात करिए, मतलब तसल्ली दी है। चलो ठीक है इलियास भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कि आप ये सदर तारिक रोड लाइन से ये बात कर रहे थे हमसे। और जो भी कल कस्टम ने जो छापा मारा तारिक रोड पे, वो इलीगल बकौल कस्टम की, क्योंकि इलीगल कपड़ा था, वो बाकायदा तौर पे उनकी अपनी जराये ने उनको इतला दिया, उस पर छापा मारा। बहरहाल अल्लाह बेहतर समझता है कि क्या है, देखेंगे क्या इसकी सूरत हाल होती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप मुझे आखिर में आपसे बता दीजिए कि क्या हुकूमत को करना चाहिए कि इंडस्ट्री जो है वो फली फूले? बिल्कुल 2 लफ्ज़ों में। देखें जी, मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ कि इस वक्त हालात जो है वो बहुत ख़राब है इंडस्ट्री के। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो जो मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने जो है वो सूद को बढ़ा दिया। जी, इन्होंने 13.5% उसको किया। अब बैंक इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेगा तो अराउंड ये 16% पे चला जाता है। तो 16% मार्कअप देने के बाद कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो सर्वाइव करेगी? तो जी कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं इस तारिक रोड में जो वाक़या हुआ है, देखिए मैं इसका कायल हूँ कि इसमें गुड्स कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो उस पर एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों हजरात का। नाज़रीन, हमेशा हर हफ्ते यही कहता हूँ मैं कि बहुत सारी बातें थी जो कि वक्त की कमी के बाद हम ना कर सके, लेकिन जितनी बातें भी की इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि वो आपके लिए मालूमात का एक ज़ख़ीरा साबित होगी। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।